So now fourth is goods costing rupees 5,000 sold for rupees 8,000, right? Now fifth one is bought a machine for rupees 20,000, right? Six, paid salary to Mr. Hari, rupees 3,000. Now seventh, received a commission from, received a commission rupees 2,000. Done. And now bought goods from Kaustubh on credit rupees 30,000. And this one is the eighth one. Okay. And ninth, goods costing rupees 10,000 was sold to Divya rupees 15,000. Done. Now these are the transaction total 9, and you have to take the screenshot or you can note it down. And as you know students, before starting to put into the accounting equation, yesterday I taught you people first we have to analyze by reading all the transactions how many assets side column will be created, because asset, different kinds of assets will be there. Some is non-current, some is current, and out of non-current and current there are some specific name of each assets. Okay, so we have to put the column by their own name under the asset heading, and likewise on liability side we have to put the different kinds of liability if arises by these transactions under the liability column. And capital, there will be a single column for the capital, because capital refers to those amount which is invested by owner of the business to run the business or to start the business. Okay, so let us understand how many column will be created here. Okay students, so I hope this is visible to all of you. Okay, so see here, first transaction. First transaction is saying that Mr. Ravi started a business. So here two account is created. As you know, जैसा कि आपको पता है कि each and every transaction having twofold effect. Okay, one is to be debited and other one is to be credited. So डेबिट क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट. बट हमको यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में. हमको साइड डिक्लेयर करना है कि कौन से साइड में कौन से कैटेगरी में किसको लिखना है. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मिस्टर रवि स्टार्टेड ए बिजनेस. आप लोग क्या हो, कल मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि यू पीपल आर सिटिंग हियर, अज्यूम योर सेल्फ, यू ऑल आर अकाउंटेंट. आप लोग क्या हो, अकाउंटेंट हो. ओके, यानी आप ओनर नहीं हो, आप अकाउंटेंट हो. आप वर्क करते हो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी रवि के बिहाफ पर आप काम कर रहे हो. रवि कौन है, ओनर है. सो रवि ने, मिस्टर रवि हैज़ गिवन यू 2 लाख रुपीज़. तो आपके पास 2 लाख रुपया क्या आ रहा है, यानी कि कैश 2 लाख रुपया आ रहा है. और ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, मिस्टर रवि. तो रवि कौन है, रवि तुम्हारे ओनर हैं. तो ओनर के पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल. तो ये समझ में आ गया कि कैश और कैपिटल क्रिएट हो रहा है. तो कैश किस कैटेगरी में जाता है, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, एसेट्स. तो एसेट्स की कैटेगरी में कैश जाएगा और कैपिटल तुम्हारा आता है L+C वाले कैटेगरी में. ठीक है. तो पहला ट्रांजेक्शन पढ़ने पे, आफ्टर रीडिंग फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वी कम टू नो दैट कि in first transaction 2 accounts will be created. One is cash and other one is capital. Cash will be put under the asset heading
and capital will be put under the capital heading itself. Second question, bought goods. So goods आपने खरीदा है ना, आप गुड्स परचेस कर रहे हो, राइट। तो जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो बताओ कि गुड्स आएगा आपके पास, और कैसे खरीद रहे हो आप, कैश, राइट। तो आपके पास दो चीज़ें तैयार हो रही है, एक तो गुड्स किसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम, गुड्स को एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, या तो गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं जैसा कि कल पढ़ाया था मैंने। और दूसरी चीज कैश, यानी गुड्स तो आपके पास आ रहा है तो गुड्स का एक नया कॉलम बनेगा, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो कैश, तो कैश का कॉलम बनाना चाहिए। बट आप देखो यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप पहले ही कैश का कॉलम बना चुके हो, मतलब कैश क्रिएट हो चुका है, तो ये 50,000 इसी कैश से माइनस हो जाएगा। दिस मीन्स एक बार जिसके नाम से एसेट क्रिएट हो चुका है, दोबारा फिर से अगर किसी और ट्रांजैक्शन में वही एसेट्स आ रहा है तो हम उसके लिए अलग से नया कॉलम नहीं बनाएंगे, वो उसी कॉलम से एडजस्ट होगा। मीन्स आपके पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स एक नया कॉलम हो गया और ये एसेट्स होता है। थर्ड, ओपन द करेंट अकाउंट विद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपने करेंट अकाउंट एक ओपन किया बिजनेस का, बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। तो पैसा जाएगा तो पैसे का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है कैश, लेकिन एक नया कॉलम आपका बैंक बैलेंस का क्रिएट होगा, यानी बैंक क्या होता है, बैंक बैलेंस एसेट्स होता है। देन गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड फॉर ₹8,000, राइट। तो आप 5,000 का गुड्स 8,000 में बेचा आपने, तो गुड्स का तो कॉलम ऑलरेडी बना है, गुड्स जा रहा है तो माइनस होगा, और पैसा आएगा आपके पास, ठीक है, पैसा आएगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, वो कैश के साथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 5,000 का गुड्स यू आर सेलिंग इट फॉर ₹8,000, मीन्स यू आर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, है ना। सो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू ओनर, ओनर के साथ कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट के लिए कोई कॉलम नहीं बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू L प्लस C होता है, यानी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, यानी कोई एक्सपेंसेज और इनकम का कॉलम नहीं बनेगा। जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, यानी कैपिटल में आप एक्सपेंसेज माइनस करोगे, ठीक है, और प्रॉफिट और इनकम होगा तो वो उसी में ऐड कर दोगे। और ड्राइंग, समटाइम्स पर्सनल यूज के लिए जो ओनर पैसा बिजनेस से निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस होगा। दिस मीन्स ओनली कॉलम विल बी फॉर लायबिलिटी, दिस मीन्स क्रेडिटर, ओके, एंड कैपिटल एंड एसेट्स के लिए बनेगा। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट किया जाएगा कैपिटल से, जैसा कि कल भी बताया था मैंने। बॉट अ मशीन, तो मशीन इज व्हाट, एसेट्स, तो मशीन के नाम से एक नया कॉलम बनेगा, ठीक है, मशीन का। और चूंकि 20,000 का आपने परचेस किया, ये तो कैश से पेमेंट होगा तो कैश कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ पेड सैलरी टू मिस्टर हरी, तो हरी से कोई मतलब नहीं है, हरी इज एन एम्प्लॉय यहाँ पर। तो सैलरी, सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंसेज है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेंसेज के लिए कोई कॉलम नहीं बनेगा, तो एक्सपेंसेज कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से। और 3,000 यू आर मेकिंग पेमेंट, तो इट विल माइनस फ्रॉम कैश, ऑलरेडी कैश का कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है और कैपिटल का भी। रिसीव्ड कमीशन, दिस इज व्हाट इनकम, बिकॉज यू आर रिसीविंग, सो अगर आप रिसीव कर रहे हो तो ये इनकम है, और इनकम कहाँ जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सपेंसेज, प्रॉफिट, इनकम का कोई कॉलम नहीं बनना है, राइट। तो इनके लिए कोई कॉलम नहीं है, ये चला जाएगा वहाँ पे, और कैश आएगा तो कैश में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold to दिव्या 15,000। तो अब यहाँ पर सॉरी एक छूट गया, बॉट गुड्स फ्रॉम कौस्तुभ, तो आपने गुड्स खरीदा तो गुड्स का कॉलम ऑलरेडी बना है स्टॉक के नाम से या गुड्स, और चूंकि यहाँ उधार आप खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो जब क्रेडिट पे हम परचेस करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, क्रेडिटर। When we buy goods on credit from supplier, then supplier will be known as creditor, तो क्रेडिटर कहाँ जाता है, लायबिलिटी वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है, अंडर लायबिलिटी हेडिंग। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold to दिव्या for ₹15,000।
सो 15,000 का आप दिव्या को गुड्स सेल कर रहे हो तो गुड्स तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आपने दिव्या को सेल किया और यह लिखा नहीं है यहाँ पर कहीं कि कैश है या क्रेडिट है। कभी भी आप देखो, एक चीज़ यहाँ नोट कर लो स्टूडेंट्स कि वेन एवर द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल इज गिवन विद द नेम ऑफ पर्सन बट कैश और क्रेडिट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड देयर, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, इसका मतलब आपने दिव्या को गुड्स उधार बेचा। कैसा बेचा आपने? उधार, क्रेडिट। सो जब भी हम किसी को देखो, परचेज और सेल में फ़र्क क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम कॉस्टो ऑन क्रेडिट तो ये क्रेडिटर होगा, विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, बट गुड्स सोल्ड टू दिव्या ऑन क्रेडिट विल बी ट्रीटेड एज अ डेटर। इसको हम डेटर कहेंगे और डेटर किस कैटेगरी में जाता है? एसेट्स के। ठीक है। सो आफ्टर एनालिसिस वी कम टू नो दैट कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप एक कॉपी पे कहीं पर भी नोट कर लो अच्छे से। देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एसेट्स में कितने कॉलम बनेंगे। एसेट्स में तुम्हारे हो गए, एक कैश का कॉलम हो गया, एक गुड्स का कॉलम हो गया, एक मशीन का कॉलम हो गया और एक तुम्हारा हो गया डेटर का। ठीक है, इतने कॉलम्स। और एक बैंक का कॉलम है, सॉरी। तो कितने कॉलम होंगे? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम विल बी इन एसेट साइड। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर का एक कॉलम है और एक कॉलम है कैपिटल के लिए। सो 5 + 2 7 कॉलम, 5 एसेट्स और 2 लायबिलिटीज एंड कैपिटल मिला करके होंगे। तो हम लोग को पता चल गया कि कितने कॉलम क्रिएट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कॉलम बनाना अकाउंटिंग इक्वेशन का। सो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 5 + 2 7 + 1 8 और एक 1 9। 9 कॉलम्स वुड बी देयर एंड रो आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो दिस कॉलम विल बी फॉर serial number and this will be for transaction, and these columns will be for capital, liability or assets. So draw the format, students, everyone. So here will be for serial number, this will be for transactions and this will be for transaction में आपके हो जाएंगे कैश, then बैंक, then stock और goods, then machine और डेटर पहले लिख लेते हैं, and then machine, and then liability में आपके creditors, and then capital। कॉलम आपके हो गए। ओके, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर हम लोग एसेट्स लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर ले रहे हैं। ओके, एंड यू मस्ट नो। ओके, ओके, सो assets is equal to liability और प्लस कैपिटल। ओके,
सो स्टूडेंट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल और ये एसेट्स है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, विद कैश। तो कैश से स्टार्ट किया गया है। तो कितना रुपया है कैश? रुपीज़ आई थिंक 2 lakhs, यू कैन सी 2 lakh रुपीज़, ओके। सो विल बी पुटिंग हियर कैश, यानी आपके पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, सो यू ऑल आर रिसीविंग 2 lakh rupees कैश। एंड हु हैज़ गिवन दिस 2 lakh rupees? Mr. Who has given? Mr. Ravi. So Ravi is what? Owner. So owner money is known as capital. So we should put into the capital, right? So first is over, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोगों का 1 minute, yes. So asset is equal, sorry, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते, यस। और तो थोड़ा सा हम इसको मशीनरी तक एसेट्स है, उसके बाद आपका क्रेडिटर और कैपिटल है। सो के स्टूडेंट, सो 2 लाख रुपीज़ का हमारे पास कैश आ रहा है और 2 लाख रुपए का कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेइंग। सो आप देख लो एसेट इज इक्वल टू 2 लाख है टोटल, मशीन तक एसेट्स है आपका, ठीक है, मशीन तक आपका एसेट्स है। मिनट, सो मशीनरी तक एसेट्स है, तो देख लो आप कैश बैंक स्टॉक डेटर मशीन तक टोटल 2 लाख रुपीज़ है और इधर 2 लाख। सो क्वेश्चन इज क्लियर कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इक्वेशन इज ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सेइंग bought goods for cash, okay. So bought goods for cash, so you will write bought goods for cash. So by how much? तो आपने गुड्स खरीदा 50,000 का, ओके। सो ऑब्वियसली अब आप सोचो, थिंक कि इफ यू आर बाइंग द गुड्स फॉर कैश, तो कैश विल रिड्यूस बाय हाउ मच? तो कैश विल रिड्यूस बाय 50,000, राइट। So 50,000 we will minus, and but what you are receiving in making, in return of the making payment, so you are receiving the goods, so goods will be added of rupees 50,000. So now you can see your equation is okay. 2 lakh minus 50, 1 lakh 50 plus 50, the total 2 lakh and 2 lakh is this side, okay. Now third transaction is, say in your book, opened a current account with SBI by depositing rupees 1 lakh, right? So this means you are depositing rupees, यानी कि opened a current account by depositing rupees 1 lakh, ओके। सिंपल, अगर आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में 1 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए आपके पास से जा रहा है माइनस, बट इस कहाँ ऐड हो रहा है? ये 1 लाख रुपए आपके पास से गया जरूर, बट ऐड कहाँ हो रहा है? एक मिनट, ओके। सो 1 लाख रुपए आपने कहाँ जमा किया? बैंक में जमा किया ना। सो बैंक में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख लो कि आपका दोनों साइड इक्वल आ रहा है, या मैं प्लस का साइन हटा देता हूँ। अंडरस्टूड है कि वो 1 लाख रुपए प्लस हो रहा है, ठीक है।
अब तो आप चेक कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश में माइनस हुआ और बैंक में प्लस हो गया, दोनों ही एसेट साइड में है। यानी प्रॉपर्टी यही है कि अगर जिस अमाउंट से हमारा एसेट इंक्रीज होगा सेम अमाउंट से लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कोई एसेट डिक्रीज हो जाएगा, या एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट। एनी हाउ आवर इक्वेशन शुड बी इक्वल। ओके, फोर्थ ट्रांजेक्शन इज सेइंग, fourth one is saying goods costing rupees 5000 sold for rupees 8000। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, goods costing rupees 5000 sold for rupees 8000। this means what, you are earning a profit of rupees 3000। so as you know profit should be added into the partner's capital account only, because partner is the owner, or owner is the person who will enjoy the profit। okay, so here we should write, first of all we are selling goods, so we will be receiving how much, we'll be receiving 8000। okay, and your goods will minus by how much, cost price 5000। okay, goods always will reduce with the cost price, and now you can see here the cost price 5000 you have sold for rupees 8000, this means you are earning a profit of rupees 3000, so it will be added 3000 in the capital account। okay, under the capital we will add this, so you can check your equation is equal, you have added 8000 and minus 5000, तो बैलेंस अमाउंट 3000 इज प्लस, so 3000 आपने लायबिलिटी साइड में भी कर दिया कैपिटल में ऐड करके, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। ट्रांजेक्शन इज bought a machine for rupees 20000, तो bought a machine, so bought a machinery for rupees 20000। okay, 20000 का आपने मशीन खरीदा, तो अब आपको तो पता ही है पैसा तो जाएगा, पैसा आएगा तो है नहीं। ओके, तो 20000 आप माइनस कर दोगे कैश से, और इसके बदले में लायबिलिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मशीन पे, आपका मशीन प्लस हो रहा है। ठीक है, कितने से, सेम अमाउंट से, राइट, दोनों ये भी एसेट्स है ये भी एसेट, तो एक एसेट माइनस हो रहा है सेकेंड एसेट प्लस हो रहा है विद द सेम अमाउंट, so there is no effect on the equation। now transaction number 6, transaction number 6 paid salary to Mr. Harry rupees 3000, so right here paid salary to Mr. Harry rupees 3000। okay, so student 3000 ऑब्वियसली आपको पता है कि पैसा आपके पास से जाएगा। ओके, ये हो गया, और अब सैलरी चूंकि एक्सपेंसेस है तो इसका कोई कॉलम नहीं होता, इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, सो इट शुड माइनस फ्रॉम कैपिटल। ओके, जब प्रॉफिट 3000 हुआ तो ओनर को मिला, तो एक्सपेंसेस भी ओनर ही बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम लोग इसी को करते हैं दूसरे पेज पे। सो हम कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन को, यहाँ से सीरियल नंबर रहेगा, मैं लिखूंगा नहीं सीरियल नंबर के बारे में भी, और एक मिनट, ओके। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 6 तक हो चुका है, 7 ट्रांजेक्शन, तो 7th हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सी इन द 7th क्या कह रहा है, रिसिव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 2000, राइट, सो रिसिव्ड कमीशन रुपीज 2000, बट यहाँ मैं हेडिंग तो लिख दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ लिखा जा रहा है, कैश बैंक स्टॉक
डेटर्स एंड मशीन एंड क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। ओके, सो आपने कैश रिसीव किया, सो यू विल ऐड कैश बाय ₹2000 क्योंकि आपको 2000 रुपये मिलेंगे ना। सो 2000 यू विल बी रिसीविंग। ओके, अब ये 2000 रुपये चूँकि इनकम है तो कहाँ जाना चाहिए, ये जाएगा आपका कैपिटल में, कैपिटल ऐड हो जाएगा क्योंकि कोई भी इनकम ओनर को मिलना है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट 8। पॉइंट 8 पे क्या कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम कौस्तुभ ऑन क्रेडिट ₹3000। इसका मतलब आपने गुड्स खरीदा तो क्या आ रहा है आपके पास, बॉट गुड्स फ्रॉम कौस्तुभ rupees, how much now we can 30,000। okay, 30,000। सो सिंपल, आपने कौस्तुभ से उधार गुड्स खरीदा, जब भी नेम दिया हो या क्रेडिट लिखा हो तो क्रेडिट पे होता है, ठीक है। तो पैसा तो आप दोगे नहीं क्योंकि आपने उधार खरीदा, तो पैसे में कोई चेंज नहीं हुआ, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। कितने से, 30,000 से, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है तो स्टॉक ऐड होगा। और किससे खरीदा है, कौस्तुभ से, पैसा नहीं दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, दिस इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी रिफर्स टू दोज अमाउंट विच वी हैव टू पे टू आउटसाइडर, okay, which a firm owes to a outsider is called liability और creditor। okay, so आपने देखा 30,000 स्टॉक में ऐड हुआ, फिर लायबिलिटी साइड में भी 30,000 आपका हो गया, क्योंकि ये आपका मशीनरी के बाद से आपका लायबिलिटी स्टार्ट हो जा रहा है ना। अब 9th one is the last transaction in this question. Goods costing ₹10,000 was sold to Divya for ₹15,000। So goods costing rupees, just we need to check again, 10,000। okay, costing rupees 10,000 sold to Divya on Divya for ₹15,000, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लेकिन दिव्या को बेचा, नाम दिया हुआ है और उसके साथ कैश वर्ड नहीं लगा, तो इट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, बैंक पे भी कोई इफेक्ट नहीं होना है, गुड्स गुड्स पे इफेक्ट होगा, क्या कि गुड्स हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने बेचा, तो गुड्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेस करेंगे। ओके, माइनस 10,000। तो अब इससे क्रिएट क्या होगा, हमारा डेटर क्रिएट होगा, कितने रुपए से, 15,000, यानी हमने जो उधार बेचा दिव्या को 15,000 का, ठीक है, राइट। अब देखो कि आप खुद से सोचो कि एसेट साइड में एक एसेट माइनस हो रहा है 10,000 से, दूसरा एसेट्स डेटर नाम से 15,000 का ऐड हो रहा है, यानी क्या हमारा इक्वेशन इक्वल होगा, नो, LHS RHS इक्वल नहीं होना है। सो 5,000 का भी एसेट्स में ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, ओनर को। सो 5,000 विल ऐड इन कैपिटल। ओके, सो नाउ आफ्टर ट्रांजेक्शन ऑल डूइंग ऑल दिस, हम लोगों को इक्वेशन बनाना है फाइनल और चेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग भी बनाए होंगे तो चेक करो फटाफट। पहले कैपिटल का हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2 लाख कैपिटल में इनिशियल है, 3,000 प्लस है, 3,000 माइनस, तो ये तो नील हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर 2,000 प्लस है, 5,000 प्लस है, तो टोटल 2,07,000, ठीक है, ये हो गया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एक ही बार क्रेडिटर का नाम आया है 30,000 से। मशीनरी में 20,000 एक ही बार आया है, वो आप वही रहेगा। डेटर्स में अभी भी आया है 15,000, तो वो एज इट इज़ रहेगा, ये सब में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपका इक्वल का साइन है। अब रही बात स्टॉक में, तो स्टॉक देखो आप शुरू से, यहाँ 50,000 का शुरू में परचेस किया था, फिर 5,000 का सेल कर दिया, यानी कि 45 बचा।
फिर यहाँ पर स्टॉक 30,000 ये और ऐड हो गया, तो 45 30 75 माइनस 10 तो 65, तो यहाँ 65,000 आपका बच रहा है ये। ठीक है, फिर बैंक में जो आपने अकाउंट खोला था वही, उसके बाद कोई चेंज हुआ ही नहीं उसमें, है ना, कोई फेरबदल नहीं हुआ, तो वो उसी तरह रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट। ठीक, अब आते हैं हम लोग कैश में। कैश में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, देख लो आप। 2 लाख इनिशियल था, फिर माइनस कितना हुआ, प्लस, तो माइनस वाला आइटम देखो यहाँ ज़्यादा लग रहा है, 1,50,000 और 1,73,000 यहाँ है, और ऐड में कितना है, 2,08,000, 2,08,000 और 1,73,000 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा, तो 2 लाख में से 173 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 27,000। 27 में 8 प्लस कर दो 35, 35 प्लस में आ रहा है। अब अगले पेज पे देखते हैं हम लोग, 35 टू 37, तो 37,000 इतना ही आ रहा है। अब चेक कर लो आप टोटल, दोनों साइड इक्वल है या नहीं। आपके पास पेन पेपर है, जस्ट एसेट साइड का ऐड करो, 37 प्लस 1 लाख प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, इट मस्ट बी इक्वल टू 30 प्लस 2,70 37,000 आना चाहिए। सो आप टोटल करो सभी लोग, टोटल करके बताइए आप लोग, जस्ट आई एम वेटिंग, both side are equal or not। बताइए भाई फटाफट, पेन पेपर है ना, अनीश, वैष्णवी, किशन, कीर्ति, फटाफट बताइए भाई आप लोग। देख लो आप यहाँ पर कि 37,000 प्लस 1 लाख प्लस 65,000 प्लस 15,000 और प्लस 20,000, तो ऐड करो सबको, तो 7 5 12 5 17 हो गया, 17, 2,37,000, यस यस, हाँ इक्वल आ रहा है, यस वेरी गुड। सो यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, 237 आ रहा है दोनों का, और इधर भी 2,37 आ रहा है। दिस मीन्स आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, मीन्स वॉट एवर द ट्रांजेक्शन वी हैव इंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग इक्वेशन हैव करेक्टली इंटर्ड, हैव बीन करेक्टली इंटर्ड। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ समझ में आया अभी कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। तो ये जो कॉलम बना हम लोगों का, कैश बैंक स्टॉक, ये कैसे बना, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, ओके, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी हैव एनालाइज कि कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं। हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें रवि था, फिर इधर 2 लाख रुपया कैश था, तो कैश एसेट्स होता है, रवि चूंकि ओनर है तो वो कैपिटल में जाएगा, ठीक है। फिर गुड्स खरीदा तो गुड्स एक एसेट्स है, और कैश, तो कैश ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, तो नो नीड। करेंट अकाउंट विद बैंक, तो बैंक अकाउंट एक नया क्रिएट होगा। गुड्स आपने सेल किया तो अलग से कोई कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि गुड्स का ऑलरेडी बन चुका है। फिर मशीन खरीदा, ये नया है, मशीन का एक कॉलम बनेगा, और मशीन एसेट्स होता है। सैलरी एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज के लिए कोई कॉलम नहीं। कमीशन रिसिप्ट, ये इनकम है, इसके लिए कोई कॉलम नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम कॉस्ट हो, तो आप उधार खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, देन सप्लायर विल बी नोन एज क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, सो अंडर लायबिलिटी हेडिंग हम क्रेडिटर के नाम से कॉलम बनाएंगे। एंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वाज सोल्ड टू दिव्या, ऑन क्रेडिट है, दिव्या लिखा है, कैश नहीं लिखा आगे, तो इसका मतलब क्रेडिट पे है। सो वेन एवर वी सेल गुड्स टू कस्टमर on credit, then customer will be known as debtors, and debtor is a part of assets, so under asset heading we will put a column debtor। I hope कि this is clear, समझ में आ गया सभी को कैसे बना। यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो अब आप लोग बताइए। देखो इक्वेशन में क्या कह रहा है, यहाँ पे यू कैन सी, इक्वेशन कह रहा है किसी भी हालत में हमारा
ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा C+L हो या A इज इक्वल टू C+L हो और A इज इक्वल टू L+C हो। अगर कोई चीज़ हमें फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करना है तो एसेट माइनस लायबिलिटी, और L की वैल्यू फाइंड करना है तो एसेट माइनस कैपिटल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये किसी भी हालत में हमारा जो LHS यानी कि LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, यहाँ किसी को भी हम रख दें किसी साइड, चाहे हम इधर A रख दें, इधर C+L रखें या इधर C+L रखें और इधर A रखें, कोई अंतर या कोई चेंज नहीं होना चाहिए दोनों की वैल्यू में, ठीक है। तो जनरली हम लोग एसेट्स को जब भी कभी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट की कैटेगरी में रखते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था एक बार। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ जस्ट रिवर्स होता है, इंक्रीज होने पे ये क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पे डेबिट होता है। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता, हमको सिर्फ सिंबल लगाना होता है, किसका, प्लस या माइनस का। अगर कोई चीज़ प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। डेबिट क्रेडिट का यूज़ हम लोग कॉन्सेप्चुअल के लिए रखते हैं कि अगर इंक्रीज इन एसेट्स है, कोई पूछ दिया कि इंक्रीज इन डेटर, तो डेटर क्या है आपको पता होना चाहिए, एसेट्स है। तो इंक्रीज इन डेटर हो रहा है तो इसको क्या करना चाहिए हमें, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो जब आपको पता होगा तो आप बताओ कि डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर किसका पार्ट है, एसेट्स का, तो इसको हमें डेबिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे और पढ़ना है तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी डेबिट क्रेडिट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। डेबिट क्रेडिट का रोल कब है, जब हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एक फंडामेंटल अपने दिमाग में बैठा रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डबल होता है, और डबल इस तरीके से होगा कि हमारा इक्वेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा सेम होगा, हर बार इक्वल होगा। भले ही अकाउंटिंग इक्वेशन की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, ये हो सकता है कि A=L+C पहले वाले ट्रांजैक्शन के समय जो था, अब दूसरा ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इक्वल होगा। टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल may increase and decrease, but the equation would be same, means asset must be equal to liability and capital. Okay, so students, this is clear। देख लो ये क्वेश्चन है एक बार फिर से, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। ये सब हम लोग करते क्या है कि देखो, अब एक चीज़ और आपको बता दें कि हमने अभी आपको फाइनल में एक बार में ट्रांजैक्शन बताया, फाइनल इक्वेशन, बट होता क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड जैसे ही हम पास करेंगे उसके बाद एक नया इक्वेशन तुरंत हमको बनाना होता है। अभी वो मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब यहीं पे हमको करना होता है 1,50,000, फिर यहाँ 50,000 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 लाख। तो हर दो, पहला ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड, सेकंड के बाद जैसे ही होगा तो एक नया इक्वेशन बनता है, इसको हम लोग न्यू इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड ट्रांजैक्शन जैसे किया हमने 1,00,000 माइनस 1,00,000 प्लस और इधर कुछ नहीं है, तो जैसे ही एक और ट्रांजैक्शन हुआ उसके तुरंत बाद फिर से एक नया इक्वेशन बनाना होता है, तरीका ये है। लेकिन अभी आज हमने, कल और आज हमने सिर्फ आपको एंट्री करना बताया, तो 1,50,000 माइनस 1,00,000 तो कितना बचेगा, यहाँ 50,000 बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, सॉरी, सो हियर वी विल बी राइटिंग, ओहो ओवरलैप हो जा रहा है, तो देखो एक तरीके से 50,000 यहाँ बचा है ना, ये ओवरलैप हो जा रहा है यहाँ। एंड यहाँ कितना है, 1,00,000 का 1,00,000 है, बट यहाँ पर क्या है, 50 ऊपर था, 5,000 का, सॉरी 1,00,000 यहाँ कुछ नहीं है, तो आप देखो यहाँ 50 हो गया, यहाँ 1,00,000, तो हुआ क्या कि 1,50,000 माइनस 1,00,000, तो ये 50, और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1,00,000 इंक्रीज हो गया, तो 1,50,000, और इधर आपका ये 50,000 एज इट इज रह जाएगा यहाँ गुड्स का।
गुड्स का जो 50,000 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो 150 माइनस 1,50,000, यहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ यहाँ 1,00,000 इंक्रीज हुआ, यहाँ 50,000 पहले से था और कोई चेंज नहीं है तो 50,000 ही रहेगा, और यहाँ कुछ नहीं। तो आप ऐड करोगे तो 50, 1,00,000, 150 और 52 लाख और 2 लाख इक्वल है। फिर हमने अगला ट्रांजेक्शन 4 किया, तो अब 50,000 माइनस 8, तो यहाँ कितना बचना चाहिए 42,000, और यहाँ पर तुम्हारा 1,00,000 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ 5,000 माइनस किया तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45। तो हर बार हमको लिखना होता है, और यहाँ 3 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,03,000। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद तुरंत नहीं बनाते, क्योंकि फर्स्ट तो अपने आप में खुद ही इक्वेशन होता है। तो जैसे सेकेंड एंट्री पास करते हैं उसके बाद से हर बार ट्रांजेक्शन की पास करने के बाद नया इक्वेशन बनाते हैं, और लास्ट में जब 9th ट्रांजेक्शन जैसे इसमें है तो 9th के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। तो हमने क्या किया कि डायरेक्टली फाइनल ही निकलवाया तुम लोगों से, सिर्फ आपको ये सिखाया कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने सिखाया। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बुक से और भी ज़्यादा क्वेश्चन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर्ड। एंड टुमारो अगेन आई विल बी टीचिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, बट यू डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। ओके स्टूडेंट्स? Okay, so now unmute your mic and ask your query कि आज जो आपने पढ़ा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, बताइए। आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अब।